फिल्म की शुरुआत होती है एचा नाम की एक औरत से, जो अपनी कहानी खुद सुनाती है और कहती है कि मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ, जहां मैं एक बड़े से घर में होती हूँ और वहां एक बहुत हैंडसम आदमी रोज मेरे पास आता है। लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि जब एचा ये सपना देख रही थी तब रियल लाइफ में भी उसके पास एक डेमन मौजूद था, और इससे साफ समझ में आ रहा था कि एचा पर किसी डेमोनिक आत्मा का कब्जा है। रात में जब उसका हस्बैंड घर लौटता है, एचा की आंखें खुलती हैं और वो खुश तो होती है, लेकिन साथ ही नाराज भी, क्योंकि उसका हस्बैंड हर रोज बहुत लेट घर आता है। एचा गुस्से में कहती है, सब चीजें सही जगह पर रखो। वो रख भी देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डेमोनिक हाथ वो सारी चीजें इधर उधर फेंक देता है ताकि एचा को गुस्सा आए। और फिर वही होता है, एचा और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में उसका हस्बैंड बिना खाना खाए घर से निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में एचा अपनी फ्रेंड को अपनी टेंशन बताती है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड अब पहले जैसा नहीं रहा, वो उसे अटेंशन नहीं देता। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, तू भी तो अब पहले जैसी नहीं रही, न तू उसके लिए सजती है, न प्यारी बातें करती है। आज रात जरा उसके लिए अच्छे से तैयार हो। उधर उसका हस्बैंड एरियल भी परेशान था। वो अपने सीनियर को बताता है कि एचा अब खुश नहीं रहती। तो सीनियर भी कहता है, जाओ आज रात एचा से अच्छे से बात करो। रात को जब एरियल घर आता है तो एचा बहुत खूबसूरती से तैयार होती है। वो प्यार से बात करती है और आज का दिन दोनों के लिए बहुत अच्छा गुजरता है। जैसा एचा चाहती थी, एरियल उसे प्यार करता है। लेकिन इसी बीच हम उस डेमन को भी उनके आसपास मंडराते देखते हैं। खैर, जब एचा सो जाती है, वो फिर वही सपना देखती है, वही हैंडसम आदमी। लेकिन आज वो गुस्से में था। वो कहता है, तुम मेरे कैद से कभी बाहर नहीं जा सकती। यह सुनते ही डर के मारे एचा की आंखें खुल जाती हैं। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल रखा था, और जब एचा उठती है तो हैरानी की बात, वही फूल उसके बेड पर रखा होता है। लेकिन उसका हस्बैंड वहां नहीं होता। वो नीचे जाती है और देखती है कि एरियल उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका था। दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। आज जब एचा काम पर जाती है तो स्टोर रूम में उसे वही फूल फिर दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे उठाने जाती है, कोई और हाथ उस फूल को पहले ही उठा लेता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और सामने खड़ा था वही हैंडसम आदमी, उसके सपने वाला, जो अब हकीकत में उसकी तरफ बढ़ रहा था। एचा को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर वो बहुत डर गई, और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वो और ज्यादा डर गई, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन में अब एक डेमन दिख रहा था। वो डर से उल्टियां करने लगती है, वॉशरूम भागती है और पीछे उसकी फ्रेंड भी पहुंचती है। एचा कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उस उल्टी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें खून और कीड़े थे। शाम को एचा अपनी बहन से मिलती है। बातों से पता चलता है कि एचा बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद अब तक उसके कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी हैं और वो एरियल से कहती है कि दवाइयां ले आओ। जब एरियल को एचा का मैसेज मिलता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि एचा उसे एक खाली बिल्डिंग में दिखाई देती है। वो आवाज देता है, लेकिन एचा भागने लगती है। एरियल उसके पीछे दौड़ता है और तभी देखता है कि एचा का शरीर अजीब तरह से बदल रहा है। उसका पेट फूलने लगता है और दर्द से चिल्लाते हुए वो अचानक एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा इंसान नहीं था, वो एक शैतान जैसा दिखता है। वो बच्चा एरियल की तरफ बढ़ता है और एचा एक अजीब सी हंसी के साथ एरियल को घूरती रहती है। डर से एरियल भागता है और बाहर जाकर अपने सीनियर से टकरा जाता है। एरियल अपने सीनियर को सब कुछ बताता है, कैसे एचा उसके पीछे थी और कैसे सब कुछ एकदम अजीब था। लेकिन जब वो खुद पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एरियल छुट्टी लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि एचा एकदम सामान्य है। वो प्यार से बात कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एरियल का व्यवहार कुछ अलग था, जिसे एचा तुरंत महसूस कर लेती है। एरियल कहता है, कल सुबह मैं एक हेल्थ केयर वर्कर को बुला लूंगा, और यह कहकर वो सोने चला जाता है। रात भर उसे वही डरावनी घटनाएं याद आती रहती हैं जो उसने कल देखी थीं। सुबह होती है, वो महिला जिसे एरियल ने बुलाया था घर आती है और एचा की मसाज शुरू करती है। कुछ देर बाद वो एरियल को बताती है, आपकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर एचा की आंखों में खुशी छलक उठती है, लेकिन एरियल के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से उनके बीच कोई शारीरिक रिश्ता हुआ ही नहीं था। मतलब ये प्रेगनेंसी संभव ही नहीं थी। एरियल ये बात अपने सीनियर को बताता है तो सीनियर सलाह देते हैं, जाओ एचा से खुलकर बात करो। उधर एचा बहुत खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो ऑफिस पहुंचती है और सबको अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। लेकिन उसकी फ्रेंड खुश नहीं थी, क्योंकि उसने पिछले दिन एचा की उल्टी में खून और कीड़े देखे थे, जो किसी बुरे संकेत से कम नहीं थे। एचा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और अपनी खुशी में डूबी रहती है।
उधर पार्किंग लॉट में एरियल को अचानक एक कार से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर कार खोलता है और अंदर देखता है एक शैतानी बच्चा। उसकी लाल आंखें और अजीब चेहरा देखकर एरियल के होश उड़ जाते हैं। वो भागता है और पीछे हम देखते हैं वही राक्षस उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए खड़ा है। डर के मारे घर लौटकर एरियल एचा का फोन चेक करता है। अब उसे उस पर शक हो चुका था। फोन में उसे एक लड़के के साथ चैट दिखती है। जब वो एचा से पूछता है तो एचा कहती है वो मेरा बचपन का दोस्त है जो अपनी पत्नी से झगड़कर बस बात कर रहा था, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। एचा समझ जाती है कि एरियल को अब उस पर शक हो गया है। गुस्से में वो कहती है ठीक है, कल हम लैब चलेंगे, टेस्ट करवाएंगे, मैं साबित करूंगी कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगले दिन दोनों अस्पताल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं एचा प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कई बार जब कोई औरत मां बनने की चाह में बहुत दबाव महसूस करती है तो शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जैसे वो सच में प्रेग्नेंट हो। हेल्थ केयर वाली महिला ने सिर्फ उसके बॉडी शेप देखकर अंदाजा लगाया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सुनकर एचा सदमे में आ जाती है और एरियल को भी पछतावा होता है कि उसने बिना वजह उस पर शक किया। एचा नेबा अब बहुत परेशान थी। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है एचा, तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए वो एचा को अपनी टीचर जेनी मैम के पास ले जाती है। जेनी जैसे ही एचा को देखती हैं, उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि एचा के साथ कुछ अलौकिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें एचा के पीछे एक डार्क शैडो दिखाई देता है। वो दोनों को अंदर बुलाकर बताती हैं उन जिन्नों के बारे में जो इंसानों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो एचा से पूछती हैं क्या तुम्हें अजीब सपने या भ्रम होते हैं। एचा जब उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है तो जेनी कहती है तुम पर एक ऐसे जिन्न का साया है जो औरतों के जरिए घर तोड़ता है, रिश्ते खत्म करता है। एचा फिर अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है। जेनी कहती है तुम गर्भवती नहीं हो, वो सब एक भ्रम था। एचा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसके पास काफी देर तक बैठी रहती है जब तक एचा सो नहीं जाती। उसके बाद वो घर लौटने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक छोटा बिल्ली का बच्चा दिखता है। वो उसे साइड में रख देती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसके सामने खड़ा था वही जिन्न, वही जिससे बचाने के लिए वो एचा को जेनी के पास लाई थी। अब वो जिन्न बहुत गुस्से में था और उसने उसी वक्त एचा की फ्रेंड पर हमला कर दिया। एक झटके में वो उसकी जान ले लेता है। ये सब कुछ एचा अपने सपने में भी देखती है और डर के मारे अचानक उठ बैठती है। बाहर से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो डरते डरते बाहर जाती है और जैसे ही देखती है वो सन्न रह जाती है। उसकी फ्रेंड बिल्कुल उसी तरह मरी हुई थी जैसे उसने अपने ड्रीम में देखा था। अपनी फ्रेंड की मौत ने एचा को तोड़ कर रख दिया। उसे गिल्ट होने लगा कि उसकी वजह से ही उसकी फ्रेंड की जान गई। जब एरियल घर आता है वो एचा को बुरी तरह रोते हुए देखता है। एचा सब कुछ एरियल को बताती है और यह सुनकर एरियल भी अंदर से हिल जाता है। रोते रोते अचानक एचा का पेट फूलने लगता है, जैसे वो सच में प्रेग्नेंट हो गई हो। यह देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह एचा एरियल को अपने उन सपनों के बारे में बताती है जो वो रोज देखती है। वो सपने जिनके बारे में जेनी साहब ने कहा था कि ये जिन्न के दिखाए हुए ड्रीम्स हैं। अब एरियल को यकीन हो जाता है कि उसे एचा को लेकर फिर से जेनी साहब के पास जाना ही होगा। जेनी साहब पहले से समझ चुके थे कि एचा और एरियल किस मुसीबत में है। इस बार उन्होंने मदद करने का फैसला किया। यहाँ से एचा का एक्सोर्सिज्म शुरू होता है, लेकिन ये डेमन बहुत ताकतवर था। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो एचा के शरीर के अंदर चला आता है और एक डरावनी आवाज में कहता है तुम लोग इस डेमन को एचा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे डायमेंशन में एचा ने मुझसे शादी की थी। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेमन कुछ देर बाद एचा के शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस वक्त एचा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जेनी साहब एरियल से कहते हैं ये जिन उन्हीं कपल्स की लाइफ खराब करता है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। वो दोनों को कुछ पवित्र वर्ष बताते हैं जो उन्हें रोज पढ़ने होते हैं। एरियल और एचा 14 दिन तक वो वर्ष रोज पढ़ते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है। एचा के सपने भी आना बंद हो जाते हैं। सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन एक दिन एरियल कहता है मुझे काम से बाहर जाना होगा, शायद कुछ दिन लग जाएंगे। वो एचा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस काम से उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। एचा कहती है जाओ, मैं अपनी केयर खुद रख लूंगी। एरियल के जाने के बाद रात में एचा वही वर्ष पढ़कर सो जाती है, लेकिन आज उसके कमरे का माहौल कुछ अलग था। वो डेमन वापस आ चुका था। सुबह जब एचा ऑफिस जाती है तो उसे सबके चेहरे अजीब लगने लगते हैं। ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज की आंखें बदल चुकी थीं, उनके चेहरे डरावने हो गए थे। वो सब एक ही आवाज में कहते हैं एचा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यह देखकर एचा बुरी तरह डर जाती है। रात में वो अपनी बहन को घर बुला लेती है और सब कुछ एरियल को बताती है।
एरियल फोन पर एचा की बहन से कहता है, कृपया एचा को सोने मत देना, क्योंकि पिछली बार भी जब वो सोई थी उसकी फ्रेंड की मौत हो गई थी। अगर वो फिर से सो गई तो जिन जरूर हमला करेगा। एरियल बात करते रहता है, लेकिन एचा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसे गहरी नींद आने लगती है। उसकी बहन उसे जोर जोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करती है, पर एचा नहीं उठती। अचानक वही जिन प्रकट होता है और एचा की बहन पर हमला कर देता है। वो उसे उठाकर बेड के नीचे पटक देता है। डरी हुई एचा की बहन कमरे से भागती है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठाकर दीवार से जोर से पटक देती है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद एचा की आंख खुलती है। उसका पेट फिर से फूलने लगता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है। वो गुस्से में आकर नीचे जाने लगती है, लेकिन उसे सीढ़ियों के पास अपनी बेहोश बहन नजर नहीं आती। एचा एक हैंगर उठाती है और अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी एरियल वहां पहुंचता है। वो एचा की हालत देखकर डर जाता है और उसकी बहन को होश में लाने की कोशिश करता है। फिर दोनों मिलकर एचा को लेकर सीधे जेनी साहब के घर पहुंचते हैं। जेनी साहब पहले से तैयार थे। उन्होंने कुछ और लोगों को बुला रखा था। सब मिलकर एचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। कमरे में सब लोग प्रेयर पढ़ रहे होते हैं और माहौल पूरी तरह भयावह हो चुका था। दूसरी तरफ एचा के ड्रीम में हम एक और दुनिया देखते हैं, जिन्नों की दुनिया। उस जिन्न की दुनिया में भी इन लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसकी कानों तक पहुंच रही थी और वो खुद भी उन प्रेयर्स के साथ जाना चाह रही थी, उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलना चाह रही थी। लेकिन तभी वो जिन्न उसके सामने आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मेरे वर्ल्ड से कभी नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। यह सुनकर एचा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो जिन्न अचानक पीछे से आकर एचा को पकड़ लेता है। उसी वक्त असल दुनिया में एचा बुरी तरह पजेस्ड होकर बेड से उठ जाती है और उसका पूरा बेड हवा में उठने लगता है। अब सब लोग मिलकर और जोर जोर से प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। वो जिन्न जेनी साहब को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी साहब डरे बिना अपनी प्रेयर्स पढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे जिन्न कमजोर पड़ने लगता है और एचा पर से उसका कंट्रोल कम होने लगता है। तभी एरियल उसके कान में वो पवित्र वर्ष पढ़ना शुरू करता है। एचा अपने ड्रीम में देखती है कि एरियल उसे पुकार रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ मेरी दुनिया में। उधर जिन्नों की दुनिया में एचा अपनी पूरी ताकत लगा देती है खुद को बचाने के लिए। वो भी उन्हीं प्रेयर्स को पढ़ना शुरू कर देती है जो असली दुनिया में लोग पढ़ रहे थे। और तभी जिन्न की वो अंधेरी दुनिया टूटने लगती है। सब कुछ जलने और बिखरने लगता है। इधर असली दुनिया में एचा का पोजीशन टूट जाता है। जेनी साहब की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार एचा उस जिन्न से आजाद हो जाती है। एरियल और उसकी बहन उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। 6 साल बाद का समय। अब एचा की जिंदगी पूरी तरह नॉर्मल थी। उसके 2 प्यारे बच्चे भी थे। एक दिन जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो एचा की बहन उन्हें अंदर बुलाने जाती है, लेकिन तभी घर के बाहर उसे एक अजनबी दिखता है जो इंसान तो लगता है, मगर उसकी नजरों में कुछ अजीब था। वही शैतान, वही जिन्न जो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद था। मतलब वो एचा से पूरी तरह गया तो नहीं, बस दूर हो गया था, सही वक्त का इंतजार करता हुआ। और इसी डरावने साइलेंस के साथ फिल्म का एंड आता है, जहां हमें उस असली लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी पर यह पूरी कहानी बनी थी, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।